आज हम लोग दिल्ली विधानसभा के जो चुनाव नवंबर में होने वाले हैं उसके लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से 12 विधानसभा सीट्स की शॉर्टलिस्ट जारी कर रहे हैं। ये फाइनल लिस्ट नहीं है, ये शॉर्टलिस्ट है। मतलब कि एक एक सीट के ऊपर 3, 4 या 5 शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स के नाम अनाउंस कर रहे हैं। इन 12 सीट्स के लिए 106 लोगों ने अप्लाई किया था और आज हम 44 लोगों के नाम रिलीज़ कर रहे हैं। एक कैंडिडेट स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई थी, उस स्क्रीनिंग कमेटी में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को चेयर थे और उसमें दिलीप कुमार, आशीष तलवार, राजन, बिन्नी, निशा जी और संजय सिंह तो को चेयर थे। ये मेंबर्स थे उसके। इन्होंने अभी पिछले जितने 106 लोगों ने अप्लाई किया था उनको इंटरव्यू किया और इनकी कमेटी का मकसद ये था कि जितने लोग ऐसे जिन्होंने अप्लाई किया है उनके ऊपर किसी तरह की कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है, कोई आरोप तो नहीं है। उन्होंने उनकी छवि कैसी है उस इलाके के अंदर इसकी भी तहकीकात कराई, क्योंकि कई बार फॉर्मल केस नहीं होता लेकिन सारा इलाका जानता है कि इस व्यक्ति की छवि खराब है। तो जिन लोगों ने अप्लाई किया था उसमें जो उनको सबसे चरित्रवान, सबसे ईमानदार और उस इलाके में अच्छी छवि रखने वाले लोग उनको जानते भी हों, ऐसे लोगों को उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है। उन्होंने कैंडिडेट स्क्रीनिंग कमेटी ने यह भी इंश्योर किया कि एक ही परिवार से 2 लोगों को ना सेलेक्ट किया जाए। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 19 दागी लोगों को टिकट दिए थे, बीजेपी ने 19 दागी लोगों को टिकट दिए थे, बहुजन समाज पार्टी ने 15 दागी लोगों को टिकट दिए थे। हमारी पार्टी ये चाहती है कि दागी लोग राजनीति में ना आए, क्योंकि अगर दागी लोग राजनीति में आएंगे, अगर ऐसा व्यक्ति संसद में जाके बैठेगा, विधानसभा में जाके बैठेगा जिसने बलात्कार किया है, तो फिर वो बलात्कार के खिलाफ कानून कैसे बनाएगा? अगर ऐसा व्यक्ति जाके बैठेगा जिसने भ्रष्टाचार किया है, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून कैसे बनाएगा? तो हम लोग ये चाहते हैं कि राजनीति स्वच्छ और साफ हो, इसीलिए हम लोगों ने किसी भी दागी को शॉर्टलिस्ट नहीं किया है। उसी तरह से हम लोगों ने आज हमारे देश के अंदर वंशवाद चल रहा है, दोनों बीजेपी और कांग्रेस के अंदर वंशवाद चल रहा है कि बड़े बड़े नेताओं के भाई, भतीजे, बेटे, बेटियां, बहू सबको टिकट मिलते हैं। हमने ये भी इंश्योर किया कि इस वंशवाद को ख़त्म करना है। तो एक तरफ आज हम लोगों ने इन दोनों चीज़ों का ख्याल रखा है, तो आज हम चुनौती देते हैं दोनों बीजेपी और कांग्रेस को कि आने वाले चुनाव के अंदर वो भी ये घोषणा करें कि वो किसी भी दागी व्यक्ति को टिकट नहीं देंगे। वो भी ये घोषणा करें कि एक ही परिवार से 2 लोगों को टिकट नहीं मिलेंगे। दूसरी पार्टियों के अंदर टिकट खरीदने पड़ते हैं। सबको मालूम है कि अगर आपको टिकट चाहिए तो आपको पार्टी फंड में करोड़ों रुपए जमा कराने पड़ते हैं या किसी सीनियर पार्टी के लीडर्स को पैसे देने पड़ते हैं। इस परंपरा को भी हम यहीं से भ्रष्टाचार शुरू होता है, पॉलिटिकल करप्शन यहीं से शुरू होता है, इसे भी हम लोग ख़त्म करना चाहते हैं। और हमारी पार्टी में किसी भी इवन गरीब लोग भी बहुत अप्लाई कर रहे हैं, किसी को एक पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो जाहिर है अगर ईमानदारी से उनको टिकट मिलेगा, ईमानदारी से चुनाव लड़ेंगे, तो वो विधानसभा में बैठकर ईमानदारी से काम कर पाएंगे। जिन लोगों ने अप्लाई किया था उसमें आईआईटी इंजीनियर्स हैं, वकील हैं, पत्रकार हैं, पूर्व सैनिक अधिकारी हैं, आरडब्ल्यू के लोग हैं। इसमें कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, कई लोग जिन्होंने अप्लाई किया था। जब उनकी स्क्रीनिंग हुई तो उसको थोड़ा ज़्यादा गहनता के साथ देखा गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी पार्टी ने कुछ गड़बड़ वजह से उनको निकाल दिया हो और अब वो यहाँ आ गए हों। तो अगर किसी ऐसे व्यक्ति को शॉर्टलिस्ट किया गया है जो कांग्रेस और बीजेपी से बैकग्राउंड से थे, तो ये उनको ज़्यादा छानबीन करके शॉर्टलिस्ट किया गया, ये इंश्योर करके शॉर्टलिस्ट किया गया कि वो व्यक्ति वाकई अच्छी नीयत रखते हैं और वो वहाँ से इसलिए छोड़ के आ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति से वो लोग तंग आ चुके हैं। इस शॉर्टलिस्ट में 2 नाम ऐसे हैं जिनसे आप पहले से परिचित हैं। मनीष सिसोदिया ने पटपड़गंज से अप्लाई किया है और चूँकि ये इस कमेटी के चेयर थे, को चेयर थे, तो उस मीटिंग में इन्होंने अपने आप को रिक्यूज़ किया था। और शाजिया इल्मी ने आर के पुरम से अप्लाई किया है।
अब आगे की प्रक्रिया ये है कि आज हम लोगों ने ये सारी शॉर्टलिस्ट वेबसाइट के ऊपर डाल दी है। आज से लेके 15 दिन तक ये शॉर्टलिस्ट वेबसाइट पे रहेगी और आज से हम जनता को आह्वान करते हैं कि हो सकता है कि स्क्रीनिंग कमेटी से कहीं भूल हुई हो सकता है कि स्क्रीनिंग कमेटी से कुछ छूट गया हो, किसी के खिलाफ कोई केस हो, किसी की छवि खराब हो। हम जनता से अपील करते हैं कि अगर आपके पास इन कैंडिडेट्स के खिलाफ अगर कोई मटेरियल है, अगर आपके पास इनके फेवर में कुछ मटेरियल है, दोनों अच्छा या बुरा, तो आप सबूत के साथ हमें दीजिए। आप हमें वेबसाइट पे दे सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमें पत्र लिख के कर सकते हैं, आप हमारे पास मटेरियल भेजिए। और अगर कोई ऐसा मटेरियल आता है जिसमें सबूत है और किसी कैंडिडेट के खिलाफ आता है तो उसे शॉर्टलिस्ट से हटा दिया जाएगा। 15 दिन के बाद हमारी इन 12 विधानसभाओं में अलग अलग वहाँ के एक्टिव वॉलंटियर्स की मीटिंग होगी, जिसमें इनके जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं इनके बीच में डिबेट होगा और डिबेट के बाद प्रेफरेंशियल वोटिंग से वहाँ के कैंडिडेट्स, वहाँ के एक्टिव वॉलंटियर्स अपनी वोटिंग डालेंगे। उस वोटिंग के रिजल्ट्स पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के पास लिए जाएंगे और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी फिर इन सारी चीज़ों पे गौर करके अपना फाइनल डिसाइड करेगी कि किस विधानसभा क्षेत्र से किसको टिकट देना है। तो आज ये 12 सीट्स जो हम अनाउंस कर रहे हैं, इसके ऊपर आज के बाद से एप्लीकेशन फॉर्म्स नहीं लिए जाएंगे, लेकिन बाकी सीट्स के ऊपर अभी भी एप्लीकेशन फॉर्म्स आ रहे हैं और हम उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। और अभी हम नेक्स्ट राउंड के लिए 15 दिन की वेट नहीं करेंगे, अगले हफ्ते तक अब नेक्स्ट राउंड ऑफ शॉर्टलिस्ट जो है वो भी हम लोग अब हर हफ्ते जारी करते जाएंगे और हमें उम्मीद है कि बाय द एंड ऑफ जून या मिड ऑफ जुलाई शायद हम लोग फाइनली सारे कैंडिडेट्स डिक्लेयर करने में सक्षम हों। अगर कुछ रह गया तो नहीं। जो 12 विधानसभाएं आज हमने शॉर्टलिस्ट की हैं वो उनके नाम हैं बिजवासन, ग्रेटर कैलाश, कोंडली, मालवीय नगर, मटिया महल, मटियाला, नजफगढ़, पटपड़गंज, आर.के. पुरम, सदर बाज़ार, सीमापुरी, त्रिलोकपुरी। अगर कोई प्रश्न है तो it's already there in your folder. The introduction to each of the candidates is there in an annexure. My name will come later. Politically speaking, if let's say from Patparganj Manish ji has applied, he's a face for you, for the party. Why would you want the other three if you clearly have a person who's famous enough, reachable enough, approachable enough? I mean, I'm trying to, because is it just a formality that people have applied? We don't want to give tickets to ourselves. As we said, there is no high command. So, वहाँ के कार्यकर्ता, अगर उन कार्यकर्ताओं में कार्यकर्ताओं को मनीष पसंद है तो कार्यकर्ता मनीष को वोट करेंगे। और अगर वहाँ पे पटपड़गंज में मनीष से ज़्यादा पॉपुलर कोई और व्यक्ति है, मान लीजिए फेस तो आप लोगों के लिए है ना, आप लोग जानते हैं मनीष सिसोदिया को, लेकिन मान लीजिए लोकल लेवल पे वॉलंटियर्स बहुत नाराज़ हैं मनीष से और वॉलंटियर्स कहते हैं कि नहीं हमें मनीष नहीं चाहिए, कोई और चाहिए, तो लेट दैट प्रिवेल। सर अभी थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, अभी हर हफ्ते अब बाकी चीज़ें भी डिक्लेयर होती जाएंगी। आप कौन से इलाके से सोच रहे हैं लड़ने के लिए? अभी मैं आपके हिसाब से कहाँ से लड़ना चाहिए, आप अगर कुछ सुझाव दें। सर देखते हैं, डू यू थिंक आई शुड डू दैट? देखते हैं, लेट्स सी। आई हैवंट डिसाइडेड येट, आई एम आस्किंग माय फ्रेंड्स, आई एम आस्किंग पॉलिटिकल एनालिस्ट्स दैट व्हाट शुड वी डू एंड व्हाट इज इट दैट वुड एनहांस द स्ट्रेंथ ऑफ द मूवमेंट। सो जो भी ठीक बहुत सारी तरह के फीडबैक, so we'll do that, we'll do that. तो प्लास्टिक से करके भाई सर मैनिफेस्टो जारी हुआ था, उसमें कहा गया था कि कोई भी दूसरी पार्टी का कोई भी नेता हमारे साथ नहीं आएगा। ऐसे तो नहीं कहा था, मतलब सर जो पहले से है पॉलिटिक्स में वो हमारे, मैंने तो ऊपर जंतर मंतर से अनाउंस किया था कि जितने अच्छे लोग हैं वो अब समय आ गया है कि कांग्रेस और भाजपा छोड़ के आए, क्योंकि वो अब इस देश को मुक्ति नहीं दे सकती कांग्रेस और भाजपा। बहुत बार बोला है, ये तो मैंने बहुत बार बोला है, छोड़ के आए। और आप लोगों को आश्चर्य होगा जो ग्रास रूट लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे जो हो रहा है, इन पार्टियों के अंदर हॉरिजॉन्टल स्प्लिट होने वाला है, वर्टिकल स्प्लिट नहीं, हॉरिजॉन्टल स्प्लिट। नीचे के कार्यकर्ता होड़ की होड़ आ रही है, अपनी पार्टियां छोड़ के ऊपर ये नेता बैठे रह जाएंगे अपने एसी कमरों के अंदर बस।
बाकी नीचे कुछ नहीं बचने वाला, इनके पैर सब खत्म हो जाएंगे। और उसमें से ये जो 3 और 4 लोग हैं अलग-अलग इनको एग्जैक्ट फिगर के कितने लोगों ने अप्लाई किया था इसमें लिख रखा है। जो नेक्स्ट पेज है ना सारा डाला हुआ है। उसमें जो कांग्रेस या बीजेपी से आया है सबके बारे में बता देता ये हूँ। जो आप जैसे सीमापुरी का देखेंगे, सीमापुरी में एक है, त्रिलोकपुरी में भी। सीमापुरी से मिस्टर भीम सिंह 25 साल कांग्रेस में रहे हैं। त्रिलोकपुरी से आप देखेंगे किशोरीलाल धनक कांग्रेस में रहे हैं। इनफैक्ट त्रिलोकपुरी से एक और है राजू धिंगान, ये भी कांग्रेस में रहे हैं। किशोरीलाल धनक बीजेपी में रहे हैं, धनक। तो ये लोग हैं जो इसमें जसवंत सिंह हैं शायद कोंडली से, वो कांग्रेस में रहे हैं। तो कई लोग हैं और उनका पूरा हमने इसमें सब लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ जो जो रहा है उसका पूरा लिखा हुआ है। अरविंद जी फाइनल लिस्ट अभी हम लोग 15 दिन तक जनता की राय मांग रहे हैं। इनफैक्ट मैं आप सब लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये बड़ा प्रयोग है राजनीति का। आप लोगों के पास भी अगर इनके बारे में कोई सूचना ऐसी है पत्रकार होने के नाते तो आप भेजिए, और उसके बाद 15 दिन बाद इसको शॉर्टलिस्ट करेंगे। मे भी 15 से 20 दिन लगेंगे। शायद 15 जून तक ये वाली जो आज हम शॉर्टलिस्ट दे रहे हैं, मोस्टली 15 जून के आसपास इसकी फाइनल लिस्ट आ जाएगी, सारा प्रोसेस कंप्लीट। लेकिन इन द मीन टाइम जो दिल्ली कैबिनेट है उनके जो वो मंत्री हैं उनकी जो विधानसभा है उनमें से अभी तक आपने एक में भी शॉर्टलिस्ट अभी सर 10-15 दिन और इंतजार कीजिए, शॉर्टलिस्ट सब आने लगेंगे हर हफ्ते। सर मिल रहे हैं मालवीय नगर मालवीय नगर किरण वालिया का अगर इलाका पटपड़गंज। अच्छा वो तो अनिल चौधरी। Between a person coming and joining and nominating himself from a BJP or Congress and a rebel candidate, what is the difference? You're saying you're not taking any. No, rebel we are not candidate? saying about we are not making a difference between these two things. नहीं, For us, आपने what बोला is ना कि आपने बोला कि 19 लोग For- बीजेपी और कांग्रेस ने पिछली बार फील्ड किया था, हाँ। उससे ये लोग अलग कैसे? That is what I want to know. नहीं, 19 लोग बीजेपी और कांग्रेस ने ऐसे फील्ड किए थे जिन लोगों के ऊपर क्रिमिनल केसेस थे। That is what I said. हत्या के आरोप, हत्या अपराध के आरोप। That is what the दागी 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 means अच्छा, you criminal. mean Criminal cases. not हीनियस क्राइम की। अभी एक सवाल और मिला है कि दिल्ली अच्छा, विधानसभा दैट्स नॉट बागी। मुझे बागी वो दागी है, बागी नहीं है। एक सवाल और है कि जो दिल्ली विधानसभा में विधायक हैं वो अधिकतर या तो बिल्डर हैं या प्रॉपर्टी डीलर हैं या भू माफियाओं की, आप भी कई बार ये आरोप लगा चुके हैं। तो आपकी शॉर्टलिस्ट में जो 41 कैंडिडेट हैं इनमें से कितने ऐसे हैं जिनका फैमिली बिजनेस प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है या बिल्डर से जुड़ा हुआ है? ऐसा काउंट करना मुश्किल है। कुछ लोग हैं जिनका 1 या 2 लोग शायद ऐसे होंगे जो राजन बता रहे हैं, लेकिन एक एक आदमी क्या करता है ये हमने साफ लिखा हुआ है इसमें। कई लोग दुकान चलाते हैं, कई लोग नौकरी कर रहे हैं, कई लोग नौकरी छोड़ के आए हुए हैं। हर एक आदमी का यहाँ पे लिखा हुआ है, पर अभी मतलब इस प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने काउंट नहीं किया है। एक और सवाल कि अधिकतर जो है चुनाव आयोग एक सीमा तय कर देता है कि इतना पैसा जो है चुनाव में आप लगा सकते हैं, लेकिन आप देखते होंगे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा बहुत पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। तो आपने क्या कुछ लिमिट तय की है कि हम चुनाव कमीशन की जो लिमिट है उसको कभी क्रॉस नहीं करेंगे, और सारा सब कुछ हमारे आज जितने भी अकाउंट्स हैं, मैंने ये कई बार बोला है, आज भी लिस्ट ऑफ डोनर्स आप हमारी वेबसाइट पे चले जाइए, 1-1 रुपए का डोनर की लिस्ट हमने दी हुई है। 1 रुपया भी कोई डोनेट करता है तो वो भी लिस्ट हमारी वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली आ रही है। नंबर 1। नंबर 2 कि हमारे पास इस वक्त कई ऐसे लोग आ रहे हैं जो कुछ करोड़ रुपए देना चाहते हैं डोनेशन, लेकिन वो कहते हैं हमारा नाम नहीं आना चाहिए क्योंकि सरकार हमें तंग करेगी। उनसे हमने डोनेशन लेने के लिए मना कर दिया, यही कह के कि साहब अगर आप चुनाव देंगे तो वो नाम आएगा आपका वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि यहीं से पैर फिसलने चालू होते हैं। मान लीजिए आज हमने किसी से पैसे ले लिए, उसका नाम नहीं डाला वेबसाइट पे, कल को जीतने मान लीजिए हमारी मेजॉरिटी आती है और हमने उसको फेवर किया, तो आज अगर हमने उसका नाम वेबसाइट पे डाल दिया और कल उसको अगर कोई फेवर मिलता है तो लोग कह सकते हैं कि देखो इसने पैसे दिए थे इसलिए इसको ये फेवर किया जा रहा है। तो हम ये फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी कंप्लीटली मेंटेन करना चाहते हैं, 1-1 पैसे का हिसाब हम वेबसाइट पे चाहते हैं। जब हम पार्टी बनाएंगे, शुरुआत करेंगे, उसके बाद पब्लिक हमें चंदा देगी, फिर हम चुनाव में बिल्कुल जाएंगे। सामने आ जाओ। जिस दिन से आप पार्टी के काम में लगे और आज की डेट में आपको चुनाव लड़ने के लिए कितना पैसा मिला है? सर अभी तक टोटल मेरे पास एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है, लेकिन हमने अभी 2 महीने पहले 2 या 2.5 महीने पहले हम लोगों ने इंटरनेट बैंकिंग शुरू की है, इंटरनेट से पैसे लेने शुरू किए, इंटरनेट गेटवे चालू किया है।
वो सबसे सक्सेसफुल रहा है। इंटरनेट पे हज़ार 1,500 2,000 रुपये देके पिछले 3 महीने में लगभग 2 करोड़ रुपए लोगों ने डोनेट किए हैं और इसको हम लोग फैलाते जा रहे हैं। जैसे अभी तक NRIs ने डोनेट किया है और NRIs का टोटल नंबर मुझे नहीं पता, लेकिन एवरेज डोनेशन NRIs का $100 के करीब आ रहा है। तो $100, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 5,000 रुपये कर करके लगभग 2 करोड़ रुपए का डोनेशन आ चुका है। अरविंद जी, आप लगातार कांग्रेस और बीजेपी नामक 2 राजनीतिक पार्टियों को उनके क्रियाकलापों को लेकर हमेशा क्रिटिसाइज करते रहे। अब जबकि राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता या नेता टूट टूट के आपके पास आ रहे हैं, जैसा कि आपने कहा कि 25 साल से कांग्रेस में जुड़े हुए थे, 25 साल जो विचारधारा के साथ वो चलते रहे, कुछ महीनों में आपके साथ वो विचारधारा परिवर्तन करके आ जाएंगे? विकल्प नहीं था पहले। उनसे बात हुई थी हमारी, यही सवाल हमने भी पूछा था उनसे, और उनका ये कहना है कि 25 साल से जिस तरह की राजनीति हम करना चाह रहे थे वो बहुत जमीनी कार्यकर्ता रहे, वो कोई नेतागिरी में नहीं रहे, वो कोई चुनाव भी नहीं लड़े, ऐसे लोग हैं। और हम कह रहे हैं कि अगर अभी हमने इसीलिए फाइनल नहीं किया, इस 25 साल में अगर उनके इतिहास में कहीं भी कुछ है तो विल बी हैप्पी कि उनका नाम रिमूव किया जाए। हमने हर कैंडिडेट से, इसमें शामिल हर कैंडिडेट से और उसके अलावा जो 106 लोग हैं सबसे ये पूछा है अंत में कि आपका नाम अगर इस लिस्ट में कल को ना रहे तो आप क्या करेंगे। और उनसे मतलब हमारे फॉर्म में भी था कि अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, क्या करेंगे। तो सबने कहा है कि हम पार्टी के साथ, इस विचारधारा के साथ, क्योंकि अभी विचारधारा के रूप में एक विकल्प मिला है, हम इसके साथ करेंगे। नहीं, मेंबर्स ऑफिशियली रहे होंगे, वर्कर्स रहे होंगे, हर मेंबर लीडर नहीं बनता है चुनाव लड़के, तो वो उस तरह के वर्कर्स रहे हैं। कुछ लोगों ने हाँ, किसी पार्टी से इलेक्शन लेने वाले लोग अभी इसमें नहीं है, आगे की शॉर्ट लिस्ट में शायद हो सकते हो। मैं डेफिनेटली बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो चुनाव लड़ चुके हैं। हर इनफैक्ट इसमें आप देखेंगे कि कुछ लोग निर्दलीय चुनाव लड़े हैं पार्षद का। वी बीन इवन अप्रोच, मैंने जैसे पहले भी बताया था, बहुत सीनियर लीडर्स भी अप्रोच कर रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री की सीट टिकट उसको मिल गई तो हम आपकी मदद करेंगे उसको हराने के लिए। उन्हीं के पार्टी के लोग अप्रोच कर रहे हैं। नाम रहने दीजिए। अरविंद, इसमें जो आपने डिटेल दी है, ये जो भी कैंडिडेट है, इनमें अधिकतर जो है हाई स्कूल और इंटर उन्होंने किया। ऐसा नहीं, एक है अधिकतर नहीं। ये देखिए, मेरे पास बिजवासन में है गजराज यादव, इसके अलावा ग्रेटर कैलाश में धर्मवीर पवार, कई हैं, उनकी डिटेल नहीं बिल्कुल है। कई हैं। और सरबजीत जो है ये 10वीं है ग्रेटर कैलाश के लिए। मैंने कहा ना, कई हैं, हर तरह के हैं, हर तरीके के हैं। अधिकतर ऐसा मुद्दा उठा रहा है। लगभग 7-8 पीजी हैं इसमें, करीब 16 ग्रेजुएट हैं मोटे तौर पर। अधिकतर मनीष मेरा समझ ये अधिकतर मुद्दा उठा रहा है कि पॉलिटिशियन की भी जो है एजुकेशन होनी चाहिए ताकि कुछ चीजों को समझ सके और अगर कोई कानून या कोई बिल पास हो रहा है तो उसको बारीकी से समझकर उस पर अपना समर्थन दे। लेकिन ये 10वीं पास अगर गजराज जो है यादव फाइनल होते हैं तो 10वीं पास अगर विधानसभा में किसी मुद्दे पर बोलने दिया जाए तो लगता है कि 10वीं पास जो है जनता का पक्ष रख पाएगा। ये IAS तो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, ये जनता का पक्ष रख पाते हैं क्या विधान उसमें? हमारे सामने इंजीनियर सारे पढ़े लिखे होते हैं। हाँ, एक मिनट। देखिए, जब संविधान बनाया गया था तो जो बाइफर्केशन किया गया था वो ये था कि एक है आपके पॉलिटिशियन और दूसरे हैं ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट्स का काम ये था कि जो उस मुद्दे से तकनीकी संबंधी इश्यूज हैं वो टेबल पे लाएंगे। पॉलिटिशियन का काम ये था कि वो जनता की नब्ज को टेबल के ऊपर लेके आएंगे। ये जितने लोग हैं जिनको शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट स्क्रीनिंग कमेटी ने किया है, ये वो लोग हैं जो अपने इलाके के अंदर जनता के बीच में वजूद रखते हैं, जिनको जनता जानती है, जो जनता से जुड़े हुए हैं जमीनी रूप से, तो ये जनता की समस्याओं को समझते हैं। तो ये जनता की समस्याओं को तो डेफिनेटली ला सकते हैं। उसका जो तकनीकी रूप है वो जब चर्चा होती है, जब भी बिल्स आते हैं तो उसके ऊपर चर्चा होती है, तो वो उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि आप ये लोग कोई एक्सपर्ट्स नहीं है अपने एरिया के, लेकिन लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर हर मुद्दे के ऊपर बिल प्रेजेंट होते हैं। अगर बिजली का बिल प्रेजेंट होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे बिजली के एक्सपर्ट्स होते हैं। अगर कानून कोई बिल वो प्रेजेंट होता है तो कानून के सारे विद होते हैं, ऐसा नहीं। मेरा ये कहने का मतलब है कि पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स और एक्सपर्ट्स के बीच के जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ये है कि ये जनता के लोग हैं और जनता की बातों को वहाँ पे लेके आ रहे हैं। ये नहीं, आप जब फाइनल लिस्ट निकल के आएगी उस लिस्ट को आप एक बार देखिएगा।
में रहेगा ऐसा? मुझे लगता है कि काफ़ी महिलाएं हैं, काफ़ी महिलाएं हैं। 10 में ये हम लोग वी आर वेरी कॉन्शियस ऑफ दिस फैक्ट। ये 9 जगह सवाल इधर से भी है। 9 थे दोनों जगह। एक तो सबसे बड़ी बात कि आपने कहा कि जसमीन बात भी है, उनकी योग्यता है, मैं मान उनकी योग्यता पर सवाल खड़ा नहीं करता, लेकिन आपने जो बात कही कि 120 तकरीबन लोगों ने एप्लीकेशन किया, क्या आपने जितनी एक उम्मीद की थी कि इतने नंबर ऑफ एप्लीकेशन आए थे, कहीं उससे कम नंबर ऑफ एप्लीकेशन तो नहीं है? दूसरा सवाल इसी से जुड़ता हुआ, सब लोग जानते हैं कि मनीष जी वसुंधरा में रहते हैं, पटपरगंज में से उन्होंने आवेदन किया है, आप और शामी में रहते हैं, आप कहीं से लड़ लेंगे, तो ऐसा नहीं है कि अभी जो लोकल जो जमीन पर वाकई नब्ज टटोल रहा है वो फिर धूल खाएगा और लोग लड़ेंगे चुनाव? इसीलिए कई और लोग भी रखे गए हैं और ये वहाँ के कार्यकर्ता और वहाँ की जनता की आम राय से तय होगा, इसीलिए कई लोग रखे गए हैं। और 100 लोगों के सिग्नेचर्स लिए जब आपने बिल्कुल बिल्कुल 100 से ज्यादा लोग मैंने अप्लाई नहीं किया। हाँ, पूरा प्रोसेस फॉलो। क्या कह रहे हैं? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, नहीं तो नहीं होता। करेंगे और उसके बाद फिर वो फाइनल पीएससी के पास जाएगा। हाँ। तो आपके वॉलंटियर्स अगर वोट करेंगे तो क्या ये माना जाए कि मतलब मरेंगे शायद? नहीं, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि वॉलंटियर्स के बीच में जो नोन फेसेस हैं वो बहुत पॉपुलर होंगे तो प्रेफरेंशियल वोटिंग है। और ये ज़रूरी नहीं है, सीरियसली मैं बोल रहा हूँ कि जो पॉपुलर फेसेस, जो फेमस फेसेस हैं वो पॉपुलर फेसेस भी हों, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है। और अगर मान लीजिए सिलेक्ट हो जाते तो इसके बाद एक आदमी जो वसुंधरा में रह रहा है, क्या ये जायज़ है आपकी पार्टी के आइडियोलॉजी के हिसाब से कि वो दिल्ली के किसी कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्शन करते हैं? उसमें हंस के, अगर जनता चाहती है तो होना चाहिए, अगर जनता को विश्वास है कि वो हमारी बात सुनेगा तो होना चाहिए। अरविंद जी, कई जगह प्रोटेस्ट में हमने 50 और 60 लोग ही देखे पूरी असेंबली को रिप्रेजेंट करते हुए। सच बताइएगा, इस 12 में से आपको जीत की कितनी उम्मीद है? 1 या 2 या फिर 12? हमारे हिसाब से तो सारे ही जीतने चाहिए। सही बताइए आप। अच्छा, मैं 1 मिनट, हम तो सही बता रहे हैं, आप क्या सुनना चाहते हैं? आप आंसर बता दो। मैं एक चीज़ मैं देख रहा था, मैं एक चीज़ आप लोगों से भी पूछना चाहता हूँ कि जब जंतर मंतर पे हम लोगों का आंदोलन होता है तो एक मुद्दा उठता है, भीड़ नहीं आई, भीड़ नहीं आई, भीड़ नहीं आई। अब हम लोगों ने जब देखा, अभी इन दिनों में, हम तो अभी राजनीति में पहली बार आ रहे हैं, विजय गोयल जी जब जाके वहाँ पे करते हैं तो 200 लोग भी नहीं होते वहाँ पे, शीला दीक्षित के यहाँ पे घेराव में, वहाँ कोई काउंटिंग नहीं होती है। जब एक मिनट, राहुल गांधी कई बार जैसे वो करते हैं सभा, मैंने देखा था, मैं एक जगह गया, हमारी सभा हुई, हमारी सभा में दुगने लोग थे, राहुल गांधी की सभा में आधे लोग भी नहीं थे, वहाँ भीड़ काउंट नहीं की जाती है। नैनीताल में वहाँ पे जब उत्तराखंड के चुनाव हो रहे थे, श्रीनगर में, तो वहाँ पे भीड़ काउंट नहीं की जाती है। तो भीड़ कितनी आई, अगर वही पैमाने वोट के लिए है तो एक बार देख लेते हैं, हम भी आजमा के देख लेते हैं। I think it's not going to be straight. You see, a winning of the election will depend on many factors. It will depend on what kind of candidates are put up by other parties. नहीं ऐसा नहीं है, अभी वो शॉर्ट लिस्टिंग हम लोगों ने की है। आईपीएल को लेके लगातार आप देख ही रहे हैं, सुनी रहे हैं। अच्छा, एक तो जो किसी ने पूछा था फिर वो रह जाएगा, बाद में कहेंगे जवाब नहीं दिया। आर.के. पुरम और पटपरगंज से दोनों जगह से 9 लोगों ने अप्लाई किया था, मुझे बताया। फिर आप आईपीएल का कह रहे हैं? आईपीएल अभी तो 15 और 9, अच्छा 15 और 9 है। आईपीएल पर अभी कोई जिस तरह से अक्रॉस द पार्टी लाइन सारे नेता खेलों के उस पर बैठे हुए हैं, हमें लगता है कि आईपीएल जैसी चीज़ों से जो कमाई होती है वो सारे नेता बांट के खाते हैं, और इसकी बहुत सख्ती से जांच भी होनी चाहिए। जन लोकपाल जैसे कानूनों के आने से ये चीज़ें होंगी, उसके बिना नहीं होंगी। आप कुछ भी ले आइए। This government either wants to or will bring any strong legislation to curb malpractices in either IPL or BCCI. Unfortunately, cricket has not only been reduced to a farce that we see in the name of IPL today. It's not really cricket now which is being played. It is some low-level farce being played out in the form of some kind of multi-dimensional entertainment. And unfortunately, most
politicians belonging to all these major political parties or many of these major political parties, including Mr. Narendra Modi, including Mr. Sharad Pawar, including this, what's this Shukla? Rajiv Shukla, etc. All these people have their hands in the till, including Mr. Arun Jaitley, Modi and so on. Now, therefore, there is no political will whatsoever on the part of either this government or even a BJP government to try and curb the malpractices in this thing now, this farce in the name of cricket which is being played out in the name of IPL, etc. So therefore, there may be a lot of talk, but you will see that ultimately it will all remain talk, just as this government's Lokpal bill remained talk. Of course, they brought a bill which was not merely a farce, but which was a bill for the protection of corrupt public servants in the name of the Lokpal bill. But even that bill has not been passed. Same thing you will see. Are you saying IPL is a farce or cricket is a farce in India? IPL हिंदुस्तान में अब क्रिकेट के नाम पर एक मल्टी ब्रांड एंटरटेनमेंट चल रहा है आईपीएल के तौर पर। ये अब क्रिकेट नहीं रह गया, ये अब एक वल्गर एंटरटेनमेंट बन गया और उसमें खूब पैसा है। और खूब पैसा है तो इसलिए बड़े बड़े पॉलिटिकल नेता, दिग्गज नेता, नरेंद्र मोदी, शरद पवार, अरुण जेटली, राजीव शुक्ला, सब लोग मधुमक्खी की तरह, जैसे हनी पर मधुमक्खी आकर बैठती हैं, तो जहां पैसा है इस तरह से ये मधुमक्खियों की तरह वहां पर चिपटे हुए हैं। तो इस सरकार को तो छोड़िए, भाजपा की भी सरकार आ जाए तो इस आईपीएल को या इस क्रिकेट के नाम पर जो चल रहा है इस देश में, जो जिस तरह का पैसा का खेल चल रहा है, हर तरह की अवैध चीजें चल रही हैं, उसको कर्ब करने के लिए ना तो ये सरकार और ना कोई भाजपा की सरकार उसको कर्ब करने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये सब लोग उसमें उसका फायदा उठा रहे हैं। अरविंद, एक चीज क्या आपको ये भी लगती है कि सरकार के खिलाफ एक बिल्कुल माहौल बन रहा था करप्शन का, और दिल्ली पुलिस भी काफी दबाव में थी गैंगरेप के केसेस के लिए। सडनली ये आईपीएल के इतने बड़े स्कैम का खुलासा होता है, कहीं सेक्शन में ये भी बात आ रही है कि सरकार ने इन सब चीजों से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कहीं न कहीं पुलिस को इसका फेवर किया, क्योंकि दिल्ली पुलिस एमएचए के अंडर में काम करती है और बिना एमएचए की परमिशन के ये हो नहीं सकता। क्या आपको भी लगता है कि कहीं न कहीं ये गवर्नमेंट सारे करप्शन की जो अट्रैक्शन हो रहा था सारा मीडिया का, उसको दूर करने के लिए, क्योंकि हो सकता है, लेकिन आप इंतजार, आप चिंता मत कीजिए। ये सरकार इतनी वो है कि 7 दिन में एक नया स्कैम आ जाएगा, फिर आईपीएल पीछे हो जाएगा। रोज कोई ना कोई स्कैम निकल रहा है। ये जो लिस्ट आपने दी इसमें व्यवसाय क्लियर नहीं किया गया है, बहुत सारे कैंडिडेट्स का व्यवसाय क्लियर नहीं किया गया है, आजीविका व्यवसाय वेबसाइट पे भी पूरी डिटेल आएगी। ये तो खाली थोड़े आप सारे कागज में लिखना संभव नहीं था, सारी पूरी डिटेल वेबसाइट पे आपको। क्या आईपीएल को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कई तरह से मांगे हो रही है आईपीएल पर बैन करना चाहिए? आईपीएल जैसा उन्होंने कहा कि वो क्रिकेट नहीं है, वो केवल एंटरटेनमेंट है, मल्टी डायमेंशनल एंटरटेनमेंट है, और जो कि बेसिकली एक पैसे का साधन बना हुआ है। तो अगर उसे बंद भी किया जाए तो इसमें कोई हानि नहीं होगी देश की। मुसलमानों की संख्या बहुत कम है, 3 या 4। सर अभी आप इंतजार कीजिए फाइनल लिस्ट आने का, ये तो उसके बेसिस पे जो हमारे पास आए थे आवेदन, जब फाइनल लिस्ट आएगी तब आप इसके बेसिस पे जो फाइनल होगा। नहीं ऐसा नहीं है, अभी अब बाकी सीट्स भी बाकी हैं, अभी तो 12 ही सीट्स हैं। दिल्ली में 70 विधानसभा इसमें नहीं बल्ला फाइनल होने दी, पता नहीं, अब देखिए कौन आता है। कौन? मैं कहीं से चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मैं यहाँ पे पूरा इस चुनाव में जो नवंबर में चुनाव होने जा रहा है उसमें एक कार्यकर्ता के तौर पे काम करने के लिए, उससे ज्यादा मेरी भूमिका नहीं है। No, we are not doing that. We are not doing that. बीजेपी के पास 4 या 5 कैंडिडेट है सीएम के, आपके पास कितने हैं? सर अच्छा है, उनके पास 6 हैं।
उनके पास 6 हैं और जैसा मैंने बताया उन 6 के 6 लोगों ने हमें संपर्क किया है। वो ये कह रहे हैं कि उसको मिल गया तो हम आप उसको हराने के लिए आपका साथ देंगे। सर आप इंतजार कीजिए। वी डोंट हैव टू सपोर्ट एनीवन। वी आर नॉट इनवाइटिंग देम। दे एज आई सेड वो आप वी आर नॉट इवन वेलकमिंग देयर। नो वन इज जॉइनिंग आवर पार्टी। आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट दे आर कॉन्टैक्टिंग अस सेइंग कि अगर उसको मिल गया तो हम उसको हराएंगे। वो अंदर ही अंदर हराएंगे, हमारे साथ आने की जरूरत नहीं है उनको। अरे लोकायुक्त की रिपोर्ट आई जो शीला दीक्षित के बारे में कहा गया कि जनता का पैसा बर्बाद हुआ और उसे वापस किया जाए। अभी तक शीला ने उसका कोई जवाब नहीं दिया है। विजय गोयल आज शीला दीक्षित के घर के बाहर धरने पर बैठे हैं। वो कह रहे हैं कि हम आगे तक लड़ाई लड़ेंगे और पहले से लड़ते हैं। अरविंद, इसी में एक मेरा सवाल है कि आज मुख्यमंत्री से जब पूछा गया तो उन्होंने पहले ऑफ रिकॉर्ड तो ये कहा कि मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वो जब कैमरे ऑफ हो गए तो वो वापस मुड़ी और उन्होंने ये कहा था कि सोनार की एक लोहार की जल्दी मिलेगी। तो क्या कहेंगे? देखिए मेरा ये कहना है कि ये सबको साफ जाहिर है कि हर चुनाव के अंदर हर सरकार जो है वो पैसे का दुरुपयोग, सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके और चुनाव प्रचार करती है। मैं मनमोहन सरीन साहब को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने पहली बार इस इशू को फ्लैग किया है और एक कॉन्क्रीट कदम उठाया है और मुख्यमंत्री को पैसा लौटाने के लिए कहा है। हमारी ये कहना है कि ये इसका जो भारत निर्माण है इसका टोटल कितना बजट है? 1800 करोड़, कोई 180 करोड़, जितना भी है ये भी उसी दिशा में है। तो जैसे शीला दीक्षित जी को पैसा लौटाने के लिए कहा जा रहा है, हमारा ये कहना है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी पैसा लौटाने के लिए कहा जाए और एनडीए सरकार ने भी जो इंडिया शाइनिंग के ऊपर पैसा खर्च किया था उनको भी वो पैसा लौटाने के लिए कहा जाए। बिकॉज सेम प्रिंसिपल्स के ऊपर वो भी दागी हैं और ये भी दागी हैं। आप दिल्ली की लड़ाई लड़ रहे हैं, विजय गोयल अपने दल बल के साथ शीला दीक्षित के घर के बाहर बैठ गए कि हम लड़ेंगे जब तक ये पैसा वापस नहीं करते। आप भी सड़क हम उनको बधाई देते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि उनकी इस लड़ाई के बाद शीला दीक्षित जी पैसा लौटा देंगे। शुक्रिया।